In this lesson we will discuss the concept of geodesics. ठीक है, geodesics क्या होते हैं? सी एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कर्वेचर के ऑफ एस. के ऑफ एस का फॉर्मूला आपको याद है, लास्ट लेसन में हमने पढ़ा. ठीक है, जनरलाइज्ड फॉर्मूला इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कर्वेचर. ठीक है, कर्वेचर तो हमने फाइंड कर लिया. एंड समटाइम वी रिक्वायर दोज कर्व्स फॉर विच कर्वेचर इज इक्वल टू जीरो, एंड दोज कर्व्स आर कॉल्ड द स्ट्रेट लाइंस और जियोडेसिक्स. ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली जियोडेसिक का कोई सेपरेट फॉर्मूला नहीं है, ये के ऑफ एस से ही डिराइव होगा कर्वेचर से. और कौन से कर्व्स हैं जियोडेसिक्स? जिनके अलोंग कर्वेचर जीरो है. So k is equal to 0 implies bi is equal to 0. ये कैसे आएगा? जस्ट रिकॉल द फॉर्मूला ऑफ कर्वेचर. वो क्या था? स्क्वायर रूट जी आई जे बी आई बी जे. ठीक है, और जी आई जे तो मीट्रिक टेंसर है. मीट्रिक टेंसर तो जीरो नहीं हो सकता. रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में भी वो उसकी डायगोनल टर्म्स वन वन आती हैं, अदर टर्म्स जीरो आती हैं. ठीक है, और बी आई बी जे जो टर्म्स हैं वो जीरो होंगी, तो दैट मीन्स कि बी आई इज इक्वल टू जीरो. सो दिस इम्प्लाइज दैट दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो. बी आई का ये एक्सप्रेशन था, तो ये एक्सप्रेशन अल्टीमेटली हमारे पास जीरो के इक्वल आ जाएगा. तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ जियोडेसिक्स. यहाँ से जो रिजल्ट आएंगे, जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस आएंगी, ठीक है, ये बेसिकली सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो कुछ हमारे पास एक्स आई की वैल्यूज आएंगी. वो जो कर्व्स आएंगे उनको हम कहेंगे कि दैट कर्व्स आर द स्ट्रेट लाइंस और जियोडेसिक्स फॉर द कंसिडर्ड सिस्टम. ठीक है, जो भी हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं, उस सिस्टम में वो जियोडेसिक इक्वेशन है, मींस कि उसके अलोंग कर्वेचर जीरो आ रहा है. So the solution of this system of second order differential equations will define the geodesics xi is equal to xi of s. ठीक है, हमने बेसिकली क्या किया कि कर्वेचर की फॉर्मूला को इक्वल टू जीरो रखा है. तो वहां से हमारे पास क्या आएगा? बी आई इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो. एंड बी आई इज एक्चुअली द एब्सोल्यूट डेरिवेटिव ऑफ dxi over ds. वो जो भी फॉर्मूला वो यहाँ पर उसका एक्सप्रेशन रिप्लेस करें, दिस इज इक्वल टू जीरो. ये बेसिकली जियोडेसिक की इक्वेशन है. तो जियोडेसिक की क्वेश्चंस में हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे. ठीक है, हियर इज द क्वेश्चन. We have to verify that x1 is equals to a secant x2 is a geodesic for the Euclidean metric in polar coordinates. ठीक है, हमने ये प्रूव करना है कि ये जियोडेसिक की इक्वेशन है फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, यूक्लिडियन मीट्रिक मीन्स कि आप जो जनरल मीट्रिक लेते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में 1 0 0 आर स्क्वायर. ठीक है, अगर वो मीट्रिक आप लेते हैं तो ये एक आपके पास जो इक्वेशन है ये जियोडेसिक की इक्वेशन बनती है. इसको आपने वेरीफाई करना है. So, given x1 is equals to a secant x2, let x2 is equals to t. ये x1 क्या है? x1 की आपको इक्वेशन क्या गिवन है? x1 is equals to a secant x2. तो इस x2 को आप t कह दें, तो ये भी x1 इज क्या आ जाएगा? x1 is equals to a secant t. तो ये दो इक्वेशंस मिलके आपके पास कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशंस बन जाएंगी. ठीक है, ये दो इक्वेशंस कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशंस बना देंगी. सो x1 is equals to a secant t and x2 is equals to t. These are the parametric equations of the curve. And now consider the formula for geodesics. ये फॉर्मूला है जियोडेसिक्स का. ठीक है, d2xi over ds square plus gamma I p q dxp over ds dxq over ds is equal to 0. ठीक है, first we find how t is related to s. हमें अब जो जो एक्सप्रेशंस चाहिए वो वन बाय वन हम फाइंड करेंगे. हमें चाहिए कि डी एक्स वन बाई डी एस भी चाहिए, डी एक्स टू बाई डी एस भी चाहिए. तो ये डेरिवेटिव्स हम पहले फाइंड कर लेंगे. पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमें क्रिस्टोफर सिंबल्स का पता है. गैमा 1 2 2 एंड गैमा 1 2 1 जो है वो नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल्स हैं. ठीक है, तो वो हम बाद में लिख लेंगे, पहले हम ये डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं. सो टू फाइंड दीज डेरिवेटिव्स हमें आर्क लेंथ पैरामीटर भी चाहिए. उसके लिए ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे जिस तरह लास्ट लेसन में हमने यूज़ किए थी कि डी एस ओवर डी टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी आई जे डी एक्स आई ओवर डी एक्स जे ओवर डी टी. ठीक है, और जी आई जे हमें पता है मीट्रिक है इन पोलर कोऑर्डिनेट्स विच इज़ 1 0 0 आर स्क्वायर मीन्स x1 स्क्वायर. एंड डी एक्स आई ओवर डी एक्स जे ओवर डी टी, एक्स आई और एक्स जे मीन्स यहाँ हम 1 और 2 2 ही रखेंगे. तो x1 और x2 की एक्सप्रेशन हमारे पास हैं, वो रिप्लेस कर देंगे.
इसको जब आप एक्सपैंड करेंगे तो ये आएगा g11 dx1 over dt dx1 over dt प्लस g22 dx2 over dt dx2 over dt। तो g11 1 आ जाएगा और यहाँ सिर्फ dx1 over dt होल स्क्वायर रह जाएगा प्लस g22 इज x1 स्क्वायर विच इज एक्चुअली a secant t। तो ये a स्क्वायर secant स्क्वायर t आ जाएगा एंड dx2 over dt स्क्वायर। अब x1 और x2 की आपको डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू t। तो x1 जो है वो a secant t है, इसका डेरिवेटिव dx1 over dt आ जाएगा a secant t tangent t। और dx2 इज एंड x2 इज इक्वल टू t, तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 आ जाएगा। ये डेरिवेटिव्स हम यहाँ रिप्लेस करेंगे तो ds over dt हमारे पास आएगा। So ds over dt becomes a square secant square t tangent square t plus a square secant square t। ठीक है, हमने वो डेरिवेटिव्स यहाँ रिप्लेस कर दिए और इसके बाद यहाँ से a स्क्वायर सेकेंड टी कॉमन निकलेगा, स्क्वायर रूट है तो बाहर आके ये टर्म्स a सेकेंड टी बन जाएगी और अल्टीमेटली इसको सिंप्लीफाई करें और अंदर आपके पास रह जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर टी, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर टी होल 1/2। दिस टर्म इज एक्चुअली सेकेंड स्क्वायर टी और ये अगेन आपके पास सिंप्लीफाई होकर आंसर आ जाएगा a सेकेंड स्क्वायर टी। ठीक है, ये ds ओवर dt का आंसर आया। तो जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे dt ओवर ds तो वो आ जाएगा 1 ओवर ए सेकेंड स्क्वायर टी। तो 1 ओवर सेकेंड स्क्वायर टी इज एक्चुअली कॉज स्क्वायर टी, तो ये आपके पास आ जाएगा। ये बेसिकली उसी तरह हम चेन रूल यूज करेंगे जिस लास्ट एग्जांपल में भी हमने किया था। ठीक है, हमें चाहिए x1 और x1 और x2 की डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ पैरामीटर ds। तो हम वहाँ चेन रूल यूज करेंगे dx1 over ds इज इक्वल टू dx1 over dt एंड dt over ds। ठीक है, तो dx1 over dt हमारे पास है a secant t tangent t बिकॉज x1 इज अ फंक्शन ऑफ t और dt बाई डी एस हमने फाइंड कर लिया cos स्क्वायर टी बाई ए। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास साइन टी आ जाएगा एंड सिमिलरली d2x1 ओवर डी एस स्क्वायर आपको अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एस अगेन। तो आप अगेन वही चेन रूल यूज करें। ठीक है, ये आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ साइन टी एंड डी टी बाई डी एस। तो ये आपके पास बन जाएगा cos क्यूब टी बाई ए। Similarly, x2 के derivatives with respect to arc length dx2 by ds आ जाएगा आपके पास cos स्क्वायर t by a। ठीक है, वहाँ यहाँ भी हमने वही चेन रूल यूज किया है क्योंकि x2 तो t का फंक्शन है तो dx2 by dt एंड dt by ds। इसी तरह इसका सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, वो ये आ जाएगा आपके पास -2 by a स्क्वायर साइन t cos क्यूब t। ठीक है, ये सिंपली हमने वो सारे डेरिवेटिव्स फाइंड कर लिए हैं जो हमें ज्योडेसिक इक्वेशन में चाहिए। अब हम यहाँ क्रिस्टोफर सिंबल भी लिख लेते हैं। द नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल्स आर gamma 1 2 2 and gamma 2 1 2। ठीक है, ये अब हमारे पास नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल्स हैं। दिस इज -x1 एंड दिस इज 1 over x1 और ज्योडेसिक इक्वेशन हमारे पास ये थी। ठीक है, अब हम पहले i की जगह 1 रखेंगे और फिर i की जगह 2 रखेंगे, दोनों इक्वेशंस को चेक करेंगे कि जो हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस कर्व की यूज की हैं आइदर वो इस इक्वेशन को ज्योडेसिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। अगर वो ज्योडेसिक इक्वेशन अगर वो कर्व की इक्वेशंस पैरामीट्रिक इक्वेशंस इस ज्योडेसिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी तो जो हमने प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा कि वो इक्वेशन जो है वो कर्व की ज्योडेसिक इक्वेशन है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है। जो हमने x1 की वैल्यू ली है और x2 की वैल्यू ली है, हम चेक करेंगे कि क्या वो इन ज्योडेसिक इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। ठीक है, तो हमने जो प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा। सो इसमें रिप्लेस करें सारी डेरिवेटिव्स एंड क्रिस्टोफर सिंबल्स की वैल्यूज। 1 के साथ एक ही एक्सप्रेशन है नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल का 1 2 2, तो वो यहाँ आ जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन अब आप खुद चेक करिएगा, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सारी टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे भी जीरो आ जाती है, राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी जीरो है। सो दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर x1 ज्योडेसिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, सिमिलरली x2 के लिए भी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, उसी तरह आप d2 x2 बाई डी एस स्क्वायर में इसकी वैल्यू रिप्लेस करें गामा 2 पी क्यू डी एक्स पी बाई डी एक्स क्यू बाई डी एस। अब यहाँ देखिए 2 के साथ आपके पास 2 नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल है, 2 1 2 इंटू 2 1 से यहाँ पर इस टर्म के साथ 2 आएगा, 2 टाइम्स गामा 2 1 2 dx1 बाई dx2 बाई ds इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ सारी वैल्यूज रिप्लेस करें डेरिवेटिव्स की तो ये भी यहाँ भी ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे लेफ्ट साइड पे और आपके पास इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। इक्वेशन ज्योडेसिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका क्या मतलब है कि जो हमें इक्वेशन गिवन थी जिसको हमने एज अ पैरामीट्रिक इक्वेशन यूज किया था x1 इज इक्वल टू a secant x2 इज अ ज्योडेसिक फॉर द यूक्लिडियन मीट्रिक। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में।
The next question is write the geodesic equation on the surface of a sphere. ठीक है, लास्ट एग्जांपल में तो आपने प्रूव किया एक geodesic इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशन जो हमने यूज की है वो geodesic है। तो यहाँ हमने फाइंड करना है राइट द geodesic इक्वेशन ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर। आपको कोई पैरामीट्रिक इक्वेशन किसी कर्व की नहीं गिवन, आपने जस्ट जो है वो नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल यूज करने हैं और geodesic इक्वेशन यूज करनी है और उसको बताना है कि वो तीन इक्वेशंस क्या बनती हैं, क्योंकि तीन कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास x1 x2 x3, तो तीनों के लिए वन बाय वन आप इक्वेशन लिखेंगे। नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल्स आपके पास ये हैं, ठीक है। अब पैरामीट्रिक इक्वेशन नहीं गिवन कि आप x1 x2 x3 की वैल्यूज रिप्लेस करें, इसलिए अगर गिवन होगी तो आप यूज कर लेंगे, अदरवाइज आप यहाँ तक ही क्रिस्टोफर सिंबल्स लिख लेंगे। उसके बाद पैरामीटर के उसके बाद जियोडेसिक इक्वेशन यूज करें डी टू एक्स आई बाई डी एस स्क्वायर प्लस गैमा आई बी क्यू डी एक्स पी बाई डी एक्स क्यू बाई डी एस। अब यहाँ आई की जगह वन बाई वन आप 1 2 3 रखेंगे तो 3 जियोडेसिक इक्वेशंस आएंगे आपके पास, ठीक है। ये इसको आप सिंप्लीफाई करें, आई की जगह वन रखेंगे तो ये आएगा नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल गेमा 1 2 टू गेमा 1 3 3 आ जाएंगे, उनको आप रिप्लेस कर दें, ठीक है। डेरिवेटिव्स x1 और x2 x3 की आप नहीं ले सकते क्योंकि अभी आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस नहीं है। अगर क्वेश्चन में गिवन होगी तो आप वो रिप्लेस कर देंगे। सिमिलरली i इज इक्वल टू 2 के लिए आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी एंड i इज इक्वल टू 3 के लिए आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ जस्ट हमने क्या किया है, नॉन जीरो क्रिस्टोफर सिंबल्स रिप्लेस किए हैं और अगर पैरामीट्रिक इक्वेशंस कर्व की गिवन होती तो हम उनके डेरिवेटिव्स रिप्लेस करके फर्दर सिंप्लीफाई करते, ठीक है। सो हियर इज अ रिमार्क दैट इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कांस्टेंट, अगर रेडियस कांस्टेंट होगा तो आपके पास x1 तो कांस्टेंट आ जाएगा बिकॉज x1 इज इक्वल टू r, तो उसके जो सारे डेरिवेटिव्स हैं वो आपके पास जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास जो जियोडेसिक इक्वेशंस हैं स्फीयर की वो रिड्यूस होके ये बन जाएंगी। जो अभी आपने ये तीन इक्वेशंस लिखी हैं, यहाँ जहाँ जहाँ x1 के डेरिवेटिव्स आ रहे थे वो सारे जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास जियोडेसिक इक्वेशंस जो हैं वो रिड्यूस होके ये बन जाएंगे सिंपली।